गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो पोएम हम लोग शुरू करेंगे ये आपके क्लास 9th की पोएम है और द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से मैं आपको ये बता दूंगा कि व्हाट आर वी एक्चुअली गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पोएम। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझना है हम लोग को कि ये पोएम सिंबलाइज क्या करता है। जब भी अपन लोग कोई भी पोएम पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पोएम हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से अगर हम लोग को समझना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के जरिए हमें क्या समझाने की कोशिश की है, या इस पोएम ये वाला जो पोएम है ये एक्चुअल में क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है, किस चीज के बारे में बताता है, तो ये जो पोएम है ये सिंबलाइज करता है हमारे जीवन को। इट सिंबलाइजेस आवर लाइफ। ठीक है, हमेशा ये याद रखेंगे हम लोग इस पोएम के बारे में। इस पोएम में किस चीज के बारे में बात हो रही है? सबसे पहले द रोड। रोड क्या है? एक रास्ता है। रास्ता को हम लोग इंग्लिश में एक और क्या बोल सकते हैं? पाथ बोल सकते हैं। तो ये पोएम उस पाथ के बारे में है जिसे हमने सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, याद रखना कि the poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. ठीक है, the path which we don't choose, उस बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर पोएम में बात करेंगे। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन, मतलब एक ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया है। याद रखना इस बात को, भूलना मत। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में फटाफट से, बिना देरी करते हुए, क्योंकि हम लोग एकदम रैप अप करेंगे इस पोएम को एकदम जल्दी से। द रोड नॉट टेकन। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. देखो कुछ कुछ पोएट होते हैं जो एकदम लंबा चौड़ा बहुत ज्ञान देते हैं और उनकी ऐसी ऐसी वर्ड्स होती है जो हमें तो समझ में आने से रही। ठीक है, तो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है ना, ये बहुत ही सिंपल वे में लिखता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में ये लिखते थे और ये बहुत ही इंसाइटफुल, मतलब बहुत थॉटफुल बातें करते थे। और वो जो थॉटफुल बातें जो भी करते हैं ना, वो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही आसान भाषा में वो सब कुछ समझाते हुए चल जाते थे। ठीक है, तो अगर हम लोग से कोई भी, मान लो कोई क्लास में तुमसे पूछता है कि अच्छा चलो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये पोएम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि टीचर, द रोड नॉट टेकन, सिंपली इट सिंबलाइजेस आवर लाइफ। द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग अबाउट द चॉइस that he had left in the past. मतलब इस पोएम में पोएट हमें उस चॉइस के बारे में बताएंगे, या उस रोड के बारे में बताएंगे, या उस रास्ते के बारे में बताएंगे जिस रास्ते को पोएट ने चूज नहीं किया था। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत भी होगा तो कमेंट में आप सब डाउट्स पूछ लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट आंसर में आते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के पहले सबसे पहले हम लोग मीनिंग पे आएंगे। डाइवर्ज्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज्ड का सिंपली मतलब होता है सेपरेटेड। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब लिखेंगे हम लोग separated and took a different direction. Different direction. Diverge का मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में चल जाना। अगर तुम जिस बच्चे को भी मूवीज देखना बहुत पसंद है, ठीक है, अगर आपने फास्ट एंड द फ्यूरियस 6 देखी होगी तो उसमें एक गाना है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड। उस गाने के एंड में दो गाड़ियां जाती है,
जिसमें एक में पॉल वॉकर रहते हैं, एक में वेन डीजल रहते हैं। रोड ऐसे जाती है और एक जगह ऐसे चल जाता है, एक जगह ऐसे चल जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्ज करना। ठीक है, तो ये बात है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग जिस मीनिंग पे आएंगे उसका मतलब है येलो वुड्स। येलो वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझो। येलो वुड का मतलब सिंपली है कि यहाँ पे हम लोग एक फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स। जैसे लीव्स जब डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं ना, तो वो येलो हो जाने लगते हैं। ठीक है, तो अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। या हम लोग एक और चीज भी बात कर सकते हैं कि ये एक ऑटम सीजन है। वेन एवर द सीजन इज ऑटम नो, तब क्या होता है कि लीव्स जो है वो येलो टर्न करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो अंडर ग्रोथ। फाइनली जो मुझे लगता है जो हार्ड वर्ड है, मैं उसे आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, so that it becomes really very easy for you to understand when we will be dealing with the summary of the poem. All right, now when we talk about the word undergrowth, all right, so undergrowth का मतलब क्या होता है? undergrowth का मतलब होता है, अगर हम लोग लिखना चाहे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सब ध्यान देंगे यहाँ पे, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसे। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ। डेंस ग्रोथ मतलब बहुत ही घना जंगल। ठीक है, घना ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, एक छोटे से जगह में बहुत घना प्लांट है या बहुत घने बुशेस है, ग्रासेस है। ठीक है, वो बेसिकली कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में ही होते हैं बेसिकली, या कहीं पे भी जहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो, आपके गार्डन्स में भी हो सकते हैं। एक कोई पर्टिकुलर जगह, बहुत जहां घना सा जगह है, जहां पे बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अंडरग्रोथ। ठीक है, अंडरग्रोथ का मतलब क्या हो गया? डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस मींस दैट फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही जल्दी से पहले स्टैंजा को डील कर लेंगे और इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो एक बार और पढ़ता हूं मैं इस स्टैंजा को, और मैं फिर बताता हूं आपको कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड्स एंड सॉरी आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ। मतलब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? So out here we can see, as a reader we can say that once the poet was walking down. Okay, he was walking down where? He was walking down a road. Okay, and then there was a jungle. Okay, he was in the woods. Okay, and there was a diversion. There were two different paths. ठीक है, और इस डाइवर्जन में उनको क्या मिला? टू डिफरेंट path. ठीक है, and he had to choose one out of them. Obvious है, दोनों में तो जा नहीं सकते। The poet says that as he was one person, he could not travel on one, he can travel on one road only. ठीक है, and sorry, I could not travel both. क्यों यहाँ ऐसा बोला गया I can not travel both? क्योंकि ऑब्वियस है, इंसान एक है तो एक ही रोड में जाएगा, अपने आप को बीच से फाड़ के दो रोड अलग अलग में तो जा नहीं सकता है। ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर वन लॉन्ग आई स्टूड। और क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है, वो वहां बहुत देर तक खड़ा रहा और ये सोचा कि वो किस साइड जाए। ठीक है, दैट मीन्स, और यहाँ पे येलो वुड्स किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ पे येलो वुड्स सिग्निफाई कर रहा है या मीन कर रहा है कि येलो वुड ओवर हियर मीन्स अ फॉरेस्ट। ठीक है, आउट हियर it means a forest with leaves, right, which are wearing out and have turned yellow. ठीक है, which are yellow in color. क्लियर है? उसके बाद and long down one as far as, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ठीक है,
तो बहुत ही अच्छे से इस लाइन को समझो कि आउट हियर येलो वुड, मैंने पहले ही बोल दिया है येलो वुड का मतलब कौन सा सीजन है, यहाँ पे ऑटम सीजन है, ठीक है, इट इज रेफरिंग टू द ऑटम सीजन। इसके बाद आउट हियर it represents a word which is full of people, where people have been living for many years. They represent people who are older than the poet. ठीक है, that means कि यहाँ पे ये ऐसा बात नहीं है कि पोएट ही है जो पहली बार चल रहा है, इसके पहले कोई चला नहीं है, सबके दिमाग में ये आया होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बिफोर टेकिंग द पाथ, ठीक है, बिफोर टेकिंग द पाथ ही वांटेड टू नो विच हाउ इट वॉज, क्योंकि सबको पता है ना, मान लो अगर हम लोग किसी भी स्ट्रीम को चूज करेंगे इसके बाद 10th के बाद, तो हम पहले सोचेंगे ना कि कौन सा स्ट्रीम अच्छा है मेरे लिए, साइंस अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है, दैट इज द थिंग विच इज डीलिंग विद नाउ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वो बहुत देरी वहां पे खड़ा रहा और वो देखता रहा कि सोचता रहा कि कौन सा पाथ वो लेगा, कौन सा पाथ वो नहीं लेगा। और ये लास्ट लाइन जो है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बिफोर टेकिंग द पाथ ही वांटेड टू नो हाउ इट was it suitable for him or not. He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. Undergrowth का मतलब हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था, घना टाइप का जंगल, एक घना जगह जहां पे बहुत सारे पेड़ एक साथ उगे हुए हो, बहुत सारे ग्रास उगे हुए हो, तो वहां तक वो देख पाया जहां तक बहुत घना नहीं हो गया जंगल। तो बहुत देर तक वो देखा और सोचा और फिर वो डिसाइड किया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टैंजा। होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। Now we will be moving on to the second stanza very quickly, and we will be finishing it off as quickly as possible. Okay, now let's read the second stanza once more, and then we will move ahead with the explanation for this particular stanza as well. Okay, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had won them really about the same. ठीक है, मतलब यहां पे फेयर का मतलब क्या है, फेयर का मतलब है, अच्छा एक चीज, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम पोएटिक डिवाइस डिस्कस नहीं करेंगे, सो एट द एंड वी विल डिस्कस ऑल द पोएटिक डिवाइसेस एज वेल, ठीक है, डोंट फॉरगेट। फेयर इट सिंपली मीन्स एज गुड as the other one. Clear? Now, claim, what does this means? Claim simply means and better option. पोएम के हिसाब से हम बोल रहे, ठीक है। क्लेम का मतलब जो बेटर ऑप्शन है। ग्रासी, यहां पे ग्रासी का मतलब उस लैंड को बोला जा रहा है या उस रास्ते को बोला जा रहा है जो अनयूज्ड है, ठीक है। अनयूज्ड किस वे में है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मीनिंग देख लो। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब क्या है, वांटेड वेयर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड। सो मोर और लेस दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, ग्रासी एंड वांटेड वेयर। नाउ मूविंग अहेड विद द एक्सप्लेनेशन, अगर जिसने मीनिंग्स लिखने हैं प्लीज वीडियो पॉज करके आप मीनिंग लिख लेना पहले, ठीक है। चलो, एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझो यहाँ पे लास्ट लाइन हमने क्या लिखा था कि वहां उसने तब तक देखा जब तक अंडरग्रोथ नहीं आ गया वहां पे, तो वो उसने उस पाथ को बहुत देर तक देखा वहां पे खड़ा होके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ही चोज द पाथ, ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ठीक है। द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट इज द राइट पाथ फॉर हिम और नॉट, एंड देन he decided and started walking on another path because he felt that both paths were equally good, ठीक है, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, ठीक है। तो उसने कौन सा चूज किया,
उसने दूसरा रास्ता चूज किया जो उसे लगा कि वो भी उतना ही अच्छा है। और दूसरे की बात यह है कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उसे लगा कि उस रास्ते में ज्यादा क्लेम नहीं है या है, ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्यों? क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। मतलब देखो उसने किस रास्ता को चूज किया, उसने उस रास्ता को चूज किया जिसमें ज्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, ठीक है, उसमें ज्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो जो पाथ था वो ग्रासी था और वांटेड वेयर था। मतलब ग्रासी मतलब क्या? अब देखो कॉन्स्टेंटली आप एक ग्रास के ऊपर चढ़ोगे तो वो ग्रास जो है वो दब जाएगा, ठीक है, वो दबा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चलोगे ही नहीं तो ग्रास खड़ा हो जाएगा, मतलब इट विल बी इरेक्टेड, ठीक है। तो वो रास्ता ग्रासी था और इसी से पता चलता है कि वो वांटेड वेयर था। वांटेड वेयर का मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, मतलब कि ये ज्यादा ट्रैवल्ड एरिया नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। Though as far the passing there had won them really about the same। इन दोनों लाइन का मतलब क्या है कि after he walked, ठीक है, after he walked for a certain time, after he walked for a certain time he found that दोनों रास्ता जो है वो सेम ही है, ठीक है, that after he walked on the path for some distance he realized that both the paths had been worn out the same way, ठीक है, और both दोनों जो पाथ है वह सिमिलर है और सिमिलरली वोन आउट है। हो सकता है कि स्टार्टिंग का कुछ एरिया जो था हो सकता था वो वांटेड वेयर था, उसको ऐसा लगा होगा जैसे पीपल ने ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे ऐसा लगा कि ये जो पाथ है वो भी इक्वल ही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में चलेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले ही ये डिसाइड किए हुए थे या पहले ही बोले थे इस पोएम का, जब when we were doing the introductory part of this particular poem, that both the particular poem, okay, both the poems are basically all the poem, the entire poem which basically the poet has written, it is about the choices of life which we choose in our life, okay, it is about the choices that we do. And basically out here in this particular poem also the poet is in between, okay, two paths. These two paths represents the two choices of life that the poet is having, ठीक है। This particular poem is totally about the choices. Now you can compare the following situations of this particular poem with our own life as well, ठीक है, you can choose this with our own life as well, that we always tend to choose life which is not beneficial for us or beneficial for us, okay, like many a times we say our parents that look I want to do this because that is what we have decided for our life, we are not choosing the path that everyone else is choosing. So everyone's life, in everyone's life you will find the position, okay, that we have to make certain decisions in our life, and that particular decision is, you know, we are the sole person who will be responsible for that particular decision. Now moving ahead, and both that morning equally lay, and both that morning equally lay, in leaves no steps have trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back, ठीक है। अब ट्रॉडन का मतलब क्या होता है? ट्रॉडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर, ठीक है, ऊपर से चला हुआ, वॉक्ड ओवर, क्लियर। अब देखो पहला दो लाइन का मतलब बहुत आराम से समझना, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब उस सुबह
जब पोएट उस दो रास्ते के बीच में खड़ा हुआ था और वो ये चूज कर रहा था कि किस रास्ते में वो जाए, he saw one thing. He saw that both the paths were looking equal to him because वो अर्ली मॉर्निंग था, ठीक है, और सुबह में क्या था, पेड़ के कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए थे, और जब भी हम पत्तों के ऊपर से कोई भी चलता है ना, तो जूते के नीचे के जो सोल होते हैं उसका मार्क पड़ जाता है। लेकिन इन दोनों रोड्स में जो पत्ते गिरे हुए थे, उन दोनों पत्तों में एक भी पत्ता ऐसा नहीं था जिसमें कोई स्टेप किया हो। उसी का मतलब है इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, ठीक है। द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, both had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color. क्लियर? कोई भी उसमें स्टेप करता तो वो ग्रीन लीव्स क्या हो जाता, काला हो जाता, ऑब्वियस है, जूते का निशान पड़ जाता या गंदा लग जाता, कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। He decided that the day he would take one path and oh, I kept the first for another day. So उसने क्या सोचा, उसने ये डिसाइड किया कि उस दिन he would take one path and keep the other path for another day, ठीक है। तो उसने एक पाथ चूज कर लिया। अब yet knowing how way leads on to way, इसका मतलब सिंपली ये है कि एक रास्ता चूज करने के बाद भी वो जब आगे बढ़ने लगा तो उसे ये पता है कि he knew that he could not go back on the choice that he had made। मतलब ये सिंपली लाइफ का चॉइस के हिसाब से है कि सपोज 10th के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइंस करना है या मुझे कॉमर्स करना है या मुझे आर्ट्स करना है। एक बार मैंने उसे ले लिया और मैं उन्हें उसकी पढ़ाई शुरू कर दी, तो 6 महीने बाद जब फर्स्ट टर्म मैं दूंगा उसके बाद मैं ये नहीं सोचूंगा अरे मैंने फालतू में आर्ट्स ले लिया अब मुझे साइंस लेना है, नहीं। That is what life is all about. We need to decide whatever we have, whatever we do at the moment, and we should be sure about our decisions. ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया था या मैंने गलती से ये डिसाइड कर लिया है। So the poet is also knowing that, he knew that he could not go back to the choice that he had made. And why this is so? And when we talk about our life also, when we talk about our life, similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. ठीक है? And in the last line he says that I doubted if I should ever come back. That means he is doubting the fact that can he ever come back? Obviously he can't, because he has taken a step forward and he wants to move ahead with it. Now, let's move on finally to the final stanza of this particular poem and finish it off. Okay? Now, I shall be telling this with a sigh. What is the meaning of the word sigh? Sigh means deep breath. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. ठीक है, अब इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं? इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि he says, the poet says that in future, अगर future में, ठीक है, he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were how many options? There were 2 options, and these 2 options were in the form of what? In the form of road. Okay, he had 2 options in life. That there were 2 options for him, and he travelled on the road which had been travelled upon by lesser number of people. अब ये 2 रोड जो था उसमें से पोएट कौन सा रोड चूज किया? वो रोड चूज किया which was less travelled by. ठीक है,
which was less traveled by. Always remember this. This is the crux of the poem. ठीक है, ये मेन है poem का. ठीक है, he chose the one which has been less traveled by lesser number of people, and that decision of his decided his future. And that particular decision, ये जो decision था उसका पोएट का कि वो रोड चूज करेगा जिसमें कम लोगों ने ट्रैवल किया है, एक्चुअल में वही डिसीजन है जिसने उसकी लाइफ को बदला है या उसका लाइफ को चेंज किया है. राइट नाउ the decision of his this particular decision only decided his future. Similarly, now understand students what this particular poet wants to convey to you. He wants to convey that similarly in future when you grow up, then you will say that once upon a time when you were young, you had two options. The choice that you made you what you became of it. This is basically, you can say, I as a personal reader, I can say that this is a very strong message for all the students, that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. So this particular poem is all about, bacha, choices. Okay, it only means about choices, what life we choose for ourselves. It is, हम लोग कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं. We are ourselves to be blamed because we are the one, those who take this call that what stream do we choose, which road we do go into, what are that particular subject that we want to study in future taking, or what is that particular thing which we want to do, and all these things. ठीक है. Now the very important part of this particular poem is that we will be taking the literary devices. Now we will be talking about the literary device. Now, first of the literary device which we are talking about is the rhyme scheme. ठीक है. राइमिंग स्कीम क्या होता है? देखो, आई एम एनालाइजिंग दैट यू ऑल नो व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर, लेकिन अगर किसी को सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें हम लोग सारे एक बार डिस्कस करेंगे, अगर तुम लोग को लगता है कि एक बार सारा लिटरेरी डिवाइस जो क्लास 10th में पूछा जाता है, ठीक है, अगर उस सारे लिटरेरी डिवाइस को तुम लोगों ने एक बार वापस पढ़ना है, मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं वापस से एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बोला गया हो. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या होता है, जहां प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लास्ट वर्ड का हर एक लाइन का. जैसे यहाँ पे वुड है, उसमें हम ए लिख देंगे. वुड और बोथ वो अलग अलग है, तो यहाँ बी लिख देंगे. वुड स्टूड सेम है, तो ये ए हो जाएगा. बोथ कुड नहीं है, स्टूड कुड है, ये ए हो जाएगा. और बोथ और अंडर ग्रोथ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी. मतलब राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी, ए ए एंड बी. ठीक है, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशंस आर मैचिंग ओवर हियर. सिमिलरली अगर आप पूरे पोएम का राइमिंग स्कीम देखो तो ये ए बी, ए ए, बी ही है. क्लियर है. अब सेकंड, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जिसका नाम है सिंबोलिज्म. ठीक है, क्या चीज का सिंबलिज्म यूज हो रहा है? यहां पे दो रोड को सिंबल माना गया है. टू रोड्स. ठीक है, टू रोड्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सिंबलाइज कर रहे हैं किसको, टू चॉइसेस को. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो चॉइसेस को इन आवर लाइफ. तो यहां पे सिंबलिज्म यूज है. क्लियर है. अब आ जाओ एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब दो कंजिक्यूटिव लाइन, एक के बाद एक लाइन, अगर सेम वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे यहां पे लगातार 3 लाइन एक ही वर्ड से शुरू है, 3 नहीं, यहां 3 है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 लाइन कंजिक्यूटिवली किसी एक वर्ड से शुरू होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाफोरा.
ठीक है, ANAPHORA, एनाफोरा। तो अब सबको याद रहेगा एनाफोरा क्या है कि जब एक वर्ड से दो कंसेक्यूटिव लाइन, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में एंड है फिर दूसरा लाइन में कुछ और है फिर तीसरा लाइन में, नहीं, लगातार दो लाइन अगर सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं, वर्ड मतलब पूरा वर्ड, अल्फाबेट नहीं, पूरा वर्ड अगर सेम हो दो कंसेक्यूटिव लाइन का, तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ चौथे में। चौथा जो है वो होता है एलिटरेशन। अब भैया एलिटरेशन क्या होता है? जब देखो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। इसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो बस अपना खेल एलिटरेशन में बस इतना ही है कि हमें ध्यान किस में रखना है? 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स पे याद रखना है, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर और एलिटरेशन का ये मतलब है कि एक ही लाइन में हमें दो वर्ड ऐसे खोजने हैं जिनका स्टार्टिंग अल्फाबेट जो है वो कांस्टेंट साउंड से हो। अगर वो हमें मिल जाता है तो वो होता है एलिटरेशन। जैसे अगर हम ये वाला देखते हैं, ये वाला वर्ड देखो, वांटेड वेयर दिख रहा है यहाँ पे, वांटेड वेयर जहां मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे अगर दोनों वर्ड को देखोगे तो दोनों वर्ड किससे शुरू हो रहा है? डब्लू डब्लू। ठीक है, तो डब्लू क्या है? डब्लू एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, इसीलिए डब्लू डब्लू क्या हो जाएगा? एलिटरेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चलो और खोजते हैं हम। अगर हम और देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट फॉर, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ एफ और एफ दोनों है कि नहीं है? तो ये भी एक हो गया आपके लिए एलिटरेशन। एक और होगा कहीं पे, देखते हैं वो कहाँ है। ये देखो थ्रू है, दो एंड दैट, यहां पे भी है दो, दैट एंड द तीनों में है, तो द, टी टी टी, यहां भी टी आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एलिटरेशन भी निकालते हैं। क्लियर है? और एक लास्ट पोएटिक डिवाइस जो है वो है 5वां नंबर पे जो आएगा, दैट इज रिपीटिशन। ये तो नाम से ही भाई अपन लोग एकदम श्योर हो गए रिपीटिशन का मतलब क्या होता है। रिपीटिशन का मतलब होता है जो रिपीट कर रहा हो, जो वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, एजेस वर्ड। ठीक है, एंड बैंड आई वाई ये सब मत ले लेना, these are conjunctions and all those type of things. Ages, so repetition of one word is there and that is ages. So ages is also a poetic device which is over here. ठीक है, so this will be all for the following chapters. ठीक है, मैं एक एक करके सारे chapters और सारे poems कवर करूंगा इस बुक के, आपके क्लास 9th के। और तब तक के लिए everyone, thank you. Please like and share the channel and subscribe to it as well for more updates. And thank you everyone. मिलते हैं अगले वीडियो में।